हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पेपर देने से पहले आप यह वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 99% 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमारा पहला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, या फ्रांस की क्रांति कब हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का हमारे पास है 1788 ईस्वी, खा है 1789 ईस्वी, गा है 1790 ईस्वी, या घा है 1787 ईस्वी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ कब हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का राइट ऑप्शन है खा वाला, कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1789 ईस्वी में हुआ था। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, पूरे चैप्टर्स के, पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस, या घा है इंग्लैंड। तो बच्चों, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया है कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। किस देश में? फ्रांस में, ठीक है। आप लोग पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना, रिक्वेस्ट है, अगर आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे सामाजिक विज्ञान में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें जो मुख्य भूमिका था वो किसका था? ऑप्शन नंबर का है ऑटोवान बिस्मार्क, खा है विलियम प्रथम, या गा है हिटलर, या घा है मैथ्सनी। तो बच्चों, जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? 4 ऑप्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मुख्य भूमिका था वो ऑटोवान बिस्मार्क का था। किसका था बच्चों? ऑटोवान बिस्मार्क, ठीक है। समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छे से पढ़ो, हमारे साथ मन लगा के पढ़ो, कॉपी और पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ो। टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह पढ़ना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? 1920 में, खा है 1927 में, 1930 में, या 1935 में। तो बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पूरे क्वेश्चंस को समझ कर जाना, पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है, तो इस मेहनत पर एक लाइक तो बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर का है रॉलेट एक्ट, खा है प्रथम विश्व युद्ध, गा है द्वितीय विश्व युद्ध, या फिर खिलाफत आंदोलन। तो माय डियर स्टूडेंट, जो असहयोग आंदोलन है उसका जो मुख्य कारण, देखो रॉलेट एक्ट भी एक कारण था, बट मुख्य कारण हमारा खिलाफत आंदोलन है। देखो, एक मेन रीजन होता है, एक वैसे हल्का फुल्का कारण होता है, कि एक मेन रीजन होता है। तो जो मेन है वो है खिलाफत आंदोलन, याद रखना, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज मत होना। चौड़ी चौड़ा कांड जो है वो किस वर्ष घटित हुआ? जो चौड़ी चौड़ा कांड है बच्चों वो किस वर्ष घटित हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1925 में? तो माय डियर स्टूडेंट, जो चौड़ी चौड़ा कांड है ये किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये जो हमारा है 1922 में घटित हुआ था। कब घटित हुआ था? 1922 में हमारा चौड़ी चौड़ा कांड घटित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जाओ धुआं धुआं उड़ा दो, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो माय डियर स्टूडेंट, जो महामंडी है उसका प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ? 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो माय डियर स्टूडेंट, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, ऑब्जेक्टिव तो एक भी छोड़कर नहीं आना है। फिर इसके बाद हमारे लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। मतलब पूरी सामाजिक विज्ञान सब कुछ खत्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को वीडियो तुरंत मिल जाए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, या खा है 1939 में, या गा है 1919 में, या फिर 1942 में। तो माय डियर स्टूडेंट, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर का है अमेरिका, रूस या इंग्लैंड या फिर चाइना या चीन। तो आप लोगों को तो पता होगा कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? इंग्लैंड से हुआ था, ठीक है। तब के लिए रिच कंट्री था, अभी भी रिच है बट तब के लिए बहुत ज़्यादा था। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं बच्चों 11। क्वेश्चन नंबर 11 समझो यहाँ, गुलामगिरी का लेखक कौन था? जो गुलामगिरी है उसका लेखक कौन था बच्चों? गुलामगिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो गुलामगिरी का लेखक कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, खा है ज्योतिबा फूले या कैलाश वासनी देवी या फिर रामास्वामी नायकर। तो बच्चों कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले जो हैं वो हैं गुलामगिरी के लेखक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक अच्छे से समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? जो कपास की खेती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, ये आपको बताना है। कपास की खेती के लिए काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा। तो बच्चों काली मृदा से मतलब कपास, यदि का से कपास, का से काली मृदा, तो इसका मतलब हमारा यही राइट है, क्योंकि काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं, ठीक है। काली कपास की मृदा भी कहते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? तो उत्तराखंड में जो है वो सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ समझो कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो जो पंजाब है, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण, जिससे भूमि का कटाव होता है ज़्यादा, देखो होते तो सबसे हैं बट ज़्यादा पंजाब में अधिक सिंचाई से होता है। किससे होता है? अधिक सिंचाई से ही पंजाब में ज़्यादा भूमि निम्नीकरण होता है, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सारा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? असम में या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो बच्चों जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सको। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। देखो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी या नर्मदा नदी या कोसी नदी या चिनाब? तो किस नदी पर? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर बनाई गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा ये सारे क्वेश्चंस।
तो रिक्वेस्ट मैं कर ही रहा हूँ, अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है। हमारे कुछ जीनियस स्टूडेंट हैं जो प्यारे प्यारे हैं, वो ज़रूर तैयार कर लेंगे, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो कर लो, क्योंकि अभी समय है पढ़ाई करने का, फिर बाद में ये समय निकल जाएगा तो फिर कहोगे काश ये समय आ जाता। ठीक है, तो आप लोग सोचो मत, तैयारी करो। तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? मतलब जो जलमंडल है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95% या 96% या 97.5% या फिर 98%? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। 97.5% जो जल है वो हमारा जलमंडल का समुद्री जल है, मतलब समुद्र के रूप में है। ठीक है, पीने वाला जल बहुत कम है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से जो कौन सी रबी फसल है, रबी फसल बताना है। ऑप्शन नंबर का है चावल, खा है चना या काला चना, मोटे अनाज या कपास। तो इसमें से कौन सी हमारी फसल है जो एक रबी फसल है? क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो भैया चना या काला चना जो है वो एक रबी फसल है। कौन सी फसल है? देखो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ऐसे कुछ तैयार कर लो 2-3 जो इंपॉर्टेंट है इन सबका, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स ला सको। तो ये थोड़ा सा मेहनत कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो 19, कर्तन दहन कृषि, जो कर्तन दहन कृषि है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्तन दहन कृषि जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो वो हमारा मिजोरम में पाया जाता है। किस राज्य में? मिजोरम में पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, क्योंकि पेपर भी याद करेगा कि कौन सा स्टूडेंट है जो पेपर में धुआं उड़ा दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। क्योंकि ऐसे ही पढ़ाई करना है, बोर्ड एग्जाम में जो सपना है आप लोगों का उसको पूरा करना है। और बोर्ड एग्जाम में जाओ तो 3 घंटे का समय होता है या 2 घंटे में पेपर करके फेंक दो। क्या सरल पेपर है, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, जो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अर्वरक, लौह अयस्क या तांबा? तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने में। देखो अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ही बहुत है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए 30 दिन बहुत है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपके लिए 10 साल भी कम है। 10 साल भी कम है, क्योंकि मेहनत अगर आप 1 महीना सही से कर दो तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। अगर नहीं करोगे तो साल भर में कहोगे यार सिलेबस का भी 2-3 चैप्टर हमारा बाकी रह गया। ठीक है, तो मेहनत करो, और मेहनत का फल इतना अच्छा होता है ना कि पूछो ही ना। क्वेश्चन नंबर 21, भाई 21 देखो, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? जो हमारा निम्न में से कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या मोटर गाड़ी? तो कौन सा है जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखो पत्थर जो है, पत्थर से हमारा बनता है बच्चों, पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट। सीमेंट जो है वो पत्थर से बनता है। तो सीमेंट जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वो चूना पत्थर के रूप में। ठीक है, कच्चे माल के रूप में। समझ में आ रहा ना हर एक क्वेश्चन? अगला 22, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? निम्न में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चाय या गन्ना या लौह इस्पात या जूट? तो स्टूडेंट जो हमारा एक आधारभूत उद्योग है 22 का, वो हमारा है लौह और इस्पात। ये एक आधारभूत उद्योग है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लौह और इस्पात से बनाई जाती हैं। अगर ये ना हो तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बन पाएंगी। तो ये एक आधारभूत उद्योग है, इम्पोर्टेंट उद्योग है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला 23, निम्न में से कौन सा दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? निम्न में से कौन सा है दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा सिलगुड़ी? तो कौन सा है? तो वो हमारा है बच्चों सिलचर तथा पोरबंदर, यानी कि खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो सिलचर तथा पोरबंदर है ये इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑप्शन नंबर खा सही है।
अब हम लोग आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो 3 स्टार प्रश्न है, मतलब पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो जाएंगे और आप लोग पढ़ के भी इंजॉय करोगे। अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा है नहीं और बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पूरे बुक से जो इंपॉर्टेंट हैं वो ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जो मैं बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन? तो बच्चों जो भारत का प्रमुख साधन है वो है रेल परिवहन। सॉरी, रेल परिवहन कम है ना, सड़क परिवहन ज़्यादा है, क्योंकि सड़क परिवहन जो है उससे ज़्यादा सामान आते जाते हैं, ज़्यादा लोग आते जाते हैं। देखो जो भारत है सड़कों का एक जाल है, इसमें इधर से सड़क इधर से पता ही नहीं चलता कि कैसे कहाँ से आई। तो भाई कोई भी चीज़ अगर आपको रेल परिवहन पे जाना है तो सड़क के द्वारा जाओगे, वायु परिवहन पे जाना है तो सड़क के द्वारा जाओगे, ठीक है। पाइपलाइन लगाना है तो सड़क के द्वारा ही लगाओगे। तो मेन क्या है बच्चों, हमारा सड़क परिवहन है भारत में मेन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? जो श्रीलंका है इसमें कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंघली या फिर मुस्लिम? तो बच्चों जो सिंघली है वो हमारा बहुसंख्यक वर्ग है। कौन सा? सिंघली जो है वो एक बहुसंख्यक वर्ग है। तो स्टूडेंट 25 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 26 देखो, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा समझ के जाना। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो हमारा जो इसमें मणिपुर एक संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक संघीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक संघीय राज्य है, दिल्ली जो है एक शहर है, एक सिटी है, ना कि एक राज्य है, एक राजधानी है, ठीक है। तो ये हमारा एक संघीय राज्य नहीं है और ये हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला हमारा है भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अभी तक हम लोगों ने देखा कौन सा संघीय राज्य नहीं है, अब कौन सा कितने संघीय राज्य हैं, मतलब राज्य बताना है। 27, 28, 29 या 30? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 28 है, ठीक है। 28 जो हमारे हैं वो एक संघीय राज्य हैं, जो संघीय राज्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। समझ में आया ना? 28 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय देखो, संघीय सूची के 3 विषय थे, तो रक्षा है या कृषि है या व्यापार है, शिक्षा है। तो संघीय सूची में जो रक्षा है वो आप लोगों का संघीय सूची का विषय है, रक्षा। गोद लेना भी संघीय सूची का विषय है और भी कुछ अधिकार वगैरह थे, तो मतलब ये सब संघीय सूची के विषय हैं। संघीय सूची के 3 विषय आपको नागरिक शास्त्र में पढ़ाया गया होगा, शायद नहीं पढ़े हों तो देख लेना या फिर पढ़ा दिया जाएगा। 29, निम्न इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन है जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? कांसीराम, BR अम्बेडकर या साहू महाराज या फिर ज्योतिबा फूले? कौन है? तो वो हमारे हैं कांसीराम जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है, यहाँ हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30 देखो कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? जो भारत है, भारत में जो मताधिकार है उसकी आयु क्या है, उसकी उम्र क्या है, मतलब किस उम्र के बच्चे मत दे सकते हैं, मत देने का अधिकार उनको हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 21 या 20 या 25 या 80? तो ये तो शायद सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि अभी तो मत देने का अधिकार आपको पता ही होगा, 18 ईयर है, 18 साल, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब 30 नंबर 1, 13, ठीक है 1। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है ये आपको बताना है। ब्राजील है या भारत है या फ्रांस है या बांग्लादेश है? कौन सा एक विकसित देश है? तो स्टूडेंट 31 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? वो हमारा है फ्रांस जो है एक विकसित देश है। कैसा देश है? एक विकसित देश है और विकसित है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 32, निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मतलब जो मानव सूचांक के अनुसार बताना है, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो मानव सूचांक के अनुसार बच्चों जो श्रीलंका है, ठीक है, वो भारत से बेहतर है, ठीक है, स्थिति है। अब भाई पहले की बात है, अब तो बहुत पीछे हैं, बट पहले की बात है। अगला देखो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है।
देखो, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्गमों के स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो वो है बच्चों उद्गमों का स्वामित्व। कौन सा है? उद्गमों का स्वामित्व। 33 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 34, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट है वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, या फिर भारत सरकार, या भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी नोट जारी करता है। 35 और लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई वर्ष 1991, वर्ष 1995, वर्ष 1989, या फिर वर्ष 1960? तो उदारीकरण की शुरुआत जो है बच्चों वो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। तो ये हमारे सोशल साइंस के 35 VIMP ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको ये तैयार कर लेने हैं। 35 अगर आप तैयार कर लिए तो समझ लो आपके सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमारे जो सीरीज स्टार्ट होगा वो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र संबंधित प्रश्न सारे आप लोगों के आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव समझ लो, नोट्स बना लो और अच्छे से तैयार करो, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।